लर्निंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन एपी सर ने करा दिया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग। जैसे 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में 69,000 करोड़ रुपए का देशभक्त बजट कहाँ पेश किया गया। तो इसका आंसर जो होगा वो दिल्ली होगा, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने 69,000 करोड़ का बजट पेश किया और इसको देशभक्तों के लिए ही उन्होंने पेश किया। उनके सम्मान में उनको एक श्रद्धांजलि दी गई, इसलिए इसको देशभक्त बजट कहा गया। और अब दिल्ली में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसमें एक पीरियड राष्ट्रभक्ति के बारे में भी बताया जाएगा और उस पीरियड का नाम होगा देशभक्ति पीरियड। और पूरे दिल्ली में करीब 500 तिरंगे झंडे का भी तिरंगे झंडे लगाने के लिए भी उसमें प्रावधान किया गया, जिसके लिए 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि लूनार स्पेस स्टेशन बनाने के लिए चीन ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि चाइना और रसिया मिल करके अगर बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनके स्पेस स्टेशन के नाम क्या है। तो चाइना का जो नाम है वो, एक सेकेंड, चाइना का जो नाम है स्पेस एजेंसी का, उसका नाम है CNSA। C फॉर चाइना, N फॉर नेशनल, S फॉर स्पेस, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि उसका क्या नाम है रूस की, तो उसका नाम है रॉसकोसमॉस। ठीक है, तो ये रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है और इसकी स्थापना जो है 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में। और चाइना की जो CNSA है उसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला इन दोनों कंट्री के जो स्पेस एजेंसियां हैं उनके नाम क्या हैं। और इसी तरीके से हमें यह भी पता चला कि रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 प्राइज़ किसने जीता है। तो इसका आंसर होगा मोहम्मदो इस्सौफू। तो मोहम्मदो इस्सौफी इनको मिला है लीडरशिप के लिए, अफ्रीकन लीडरशिप के लिए। और आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट जो ये प्राइज़ दिया जाता है ये आखिर किस लिए दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान जाते हैं कि ये जो प्राइज़ दिया जाता है ये अफ्रीका में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है जो अफ्रीका से रिलेटेड होता है। और ये जो फर्स्ट अवार्ड दिया गया इसका वो था 2007 में पहली बार अवार्ड दिया गया। और जो सबसे लेटेस्ट अवार्ड है वो 2020 का है। 2020 में दिया गया, किसको दिया गया? मोहम्मदो इस्सौफू को दिया गया। और ये रिवार्ड जो मिलता है वो $5 मिलियन का होता है। ठीक है, $5 मिलियन जो है इतना रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। और इसे रिप्रेजेंट कौन करता है? इसे रिप्रेजेंट करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है एन इंडिपेंडेंट प्राइज़ कमिटी। ठीक है, ये इसे रिप्रेजेंट करती है। और इब्राहिम कौन थे? इब्राहिम एक सुडानी ब्रिटिश बिलियनियर बिजनेसमैन थे जिनके नाम पे ये प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो मोहम्मद इस्साफू हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IOC के अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है। तो IOC के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, तो उसके अध्यक्ष कौन फिर से चुने गए हैं? तो उनका नाम है थॉमस बाक। ठीक है, थॉमस बाक को पुनः चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सैमसंग ने इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित किया है। तो उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, वहाँ उन्होंने इनोवेशन लैब जो है वहाँ पे स्थापित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इसरो ने किसके साथ मिलकर संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार विकसित किया गया है। तो ये देखिए इसरो ने नासा के साथ मिलकर के और उसका नाम दिया है निसार। उसका नाम दिया है निसार। निसार का मतलब क्या हो गया? एन फॉर नासा, आई फॉर इसरो, एस फॉर सिंथेटिक, ए फॉर अपर्चर और आर फॉर रडार। ये इसका फुल फॉर्म है निसार का। ठीक है, तो मिशन रडार विकसित किया गया है तो इसरो ने नासा के साथ मिलकर के किया है। अच्छा, यहीं पे हम देख लेते हैं कि नासा की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट डेट कौन सी है। तो वो है 1 अक्टूबर 1958।
इस दिन स्थापित हुआ था कौन? नासा। और इसरो जो है, इसरो की स्थापना हमें पता है कि 15 अगस्त को 1969 में हुई थी। ठीक है, तो दोनों की स्थापना के बारे में भी पता चल गया। और अब यही जान लेते हैं कि इसरो के जो है अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो के सिवान है, ये हमें पता ही है पहले से ही। ठीक है, तो के सिवान वहाँ के हैं। और नासा के कौन हैं? तो नासा के हैं कार्यवाहक प्रशासक स्टीव जुस्की। ठीक है, क्या नाम है इनका? स्टीव जुस्की। ठीक है, ये हैं कार्यवाहक प्रशासक नासा के। ठीक है, और इसकी जो निसार की लॉन्च करने की डेट है, जो योजना बनाई गई है, 2020 की स्टार्टिंग में ही से लॉन्च किया जाएगा। इससे क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर से भी कम इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन होता है, उसके बारे में इसको किया गया है। ठीक है, तो और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से इसको किया जाएगा लॉन्च। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक भिखारियों की संख्या जो है वो किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा भिखारी जो है ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद किसका नाम आता है? उसके बाद यूपी का नाम आएगा। ठीक है, यूपी के बाद किसका नाम आता है? एपी का नाम आएगा। ठीक है, और उसके बाद बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 5 ऑर्डर हैं जिसमें भिखारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और चंडीगढ़ में केवल 121, चंडीगढ़ में केवल 121 भिखारी हैं। तो इस तरीके से हमारे इसका आंसर होगा, अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो सांख्यिकीविद जो हैं वो जीपी सामंत हैं। ये रहा आंसर। ठीक है, तो जीपी सामंत को मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। अब यहीं समझ जाते हैं थोड़ा सा सांख्यिकी आयोग के बारे में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। ये 2006 में स्थापित हुआ था। 2005 में सी रंगराजन एक कमेटी थी, उनकी अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई, जिसमें एक जो होता है अंशकालिक अध्यक्ष होता है, 4 जो होते हैं अंशकालिक सदस्य होते हैं, और 1 पदेन सदस्य होता है। ठीक है, इस तरीके से हम राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में भी जान लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विजडन अवार्ड 2021, हाल ही में विजडन अवार्ड 2021 में लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के लिए किसे चुना गया? तो किरण पोलार्ड को चुना गया। ये इन्हीं को चुना गया। इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया गया है? तो वो है 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत स्थल। और याद रखिएगा इसकी जो थीम थी वो थी कॉम्प्लेक्स पोस्ट, लिख दे रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स पोस्ट डाइवर्स फ्यूचर। ठीक है, इसकी जो थीम थी डाइवर्स फ्यूचर। ठीक है, तो ये इसकी थीम थी 18 अप्रैल को जो विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। और ये मनाया कैसे जाता है? तो विश्व विरासत स्थल क्या है कि एक कमेटी है जो पूरे विश्व में विभिन्न देशों की जो प्राचीन कोई खंडहर टाइप की शिल्पगत स्थितियां हैं उसको मनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इमारत है जिसके संरक्षित करने की ज़रूरत है, तो वो उसे विरासत के रूप में उसे किया जाता है। तो 1972 में एक ट्रीटी लागू हुई थी। 1972 में एक ट्रीटी लागू हुई थी जिसके तहत विश्व के कई देशों के विरासत को संरक्षित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मैकडॉनल्ड्स ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो रश्मिका मंदाना एक एक्ट्रेस है आपके साउथ इंडिया की, जिसमें कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में ये काम करती हैं। इन्हीं को, रश्मिका मंदाना को ही मैकडॉनल्ड्स ने इंडिया का अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने जो है ताइपेई मेंग सुआन सेंग को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 22वें लॉरेंस खेल पुरस्कार की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो कौन सा शहर करेगा? सेविले। सेविले जो है स्पेन का है। सेविले कहाँ का है? स्पेन का है, और यही मेज़बानी करेगा। और वो
हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और वो मेज़बानी कैसा करेगा, ऑनलाइन तौर पे किया जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये पुरस्कार है तो किसी को भी दिया जा सकता है ऑनलाइन तौर पे। तो मेज़बानी कौन करेगा, सेविले, स्पेन का शहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भीमराव अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का विमोचन किसने किया। तो इसका आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, तो इन 4 पुस्तकों को लिखा किसने है, तो उनका नाम है किशोर मकवाना। ठीक है, किशोर मकवाना। ठीक है, ये हैं राइटर इन चारों पुस्तकों के, जिसको लॉन्च किया किसने, नरेंद्र मोदी ने, और भीमराव अंबेडकर की जयंती पे किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी पुस्तक है या आत्मकथा है, तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ के बारे में ज़रा देखते हैं। राहुल द्रविड़ की जो आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है, जिसको लिखा किसने है, देवेंद्र प्रभु देसाई ने लिखा है। ठीक है, देवेंद्र प्रभु देसाई ने लिखा है। सुरेश रैना ने खुद लिखा अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी है। सचिन तेंदुलकर ने 2014 में ही लिखा था अपनी ऑटोबायोग्राफी, किसके साथ मिलकर के, बोरिया मजूमदार एक है, उनके साथ मिलकर के लिखा था 2014 में, और उसका नाम था प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, क्या नाम था, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। और ये एशियन चैंपियनशिप हुई कहाँ थी, तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाल ही में किसी एक T20 टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी। और फर्स्ट पे कौन है, विराट कोहली। फर्स्ट पे कौन है, विराट कोहली। ठीक है, फर्स्ट पे विराट कोहली और सेकंड पे महेंद्र सिंह धोनी बन गए। ठीक है, हाल ही में एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा मैक्स वेस्टपेन। ठीक है, और 2020 की बात किया जाए, अगर 2020 की बात किया जाए कि उसको किसने जीता था, तो उसमें नाम आता है लुइस हैमिल्टन का। अच्छा, मैक्स वेस्टपेन जो हैं ये किसकी तरफ से खेलती हैं, ये रेडबुल की तरफ से खेलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने 2021 का F1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब अपने नाम किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाल ही में द हाइड्रोजन इकोनॉमी नई दिल्ली डायलॉग 2021 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये मंत्रालय है। और आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम मंत्रालय किसके पास है, तो वो धर्मेंद्र प्रधान के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो किसने किया है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो FIPI मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है, तो उसने किया है। और इसका पर्पज़ क्या है, एटलीस्ट ये 15 अप्रैल 2021 को जो है किया गया, और इसका पर्पज़ है टू डिस्कस द इमर्जिंग हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल, और इसका मेन जो है वो FIPI है। ठीक है, FIPI, इसके बारे में आप जानिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 63 किलोग्राम वर्ग में रवि कुमार ने कौन सा पदक जीता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, ये 63 किलोग्राम ना होकर के 57 kg है। ठीक है, 57 kg में गोल्ड उन्होंने जीता है रवि कुमार ने। ठीक है, इसको सही करिएगा और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ओके, नाउ हाल ही में पहली बार यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट 2021 का आयोजन कब तक किए जाने की घोषणा की गई है, तो वो है नवंबर 2021। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 47वां क्वेश्चन कहता है कि 6th रायसीन संवाद 2021 की थीम क्या थी। ठीक है, तो उसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलियर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 सत्र का आयोजन करने के लिए किया है, और इसमें 50 देशों के लगभग 150 स्पीकर अपनी बात रखेंगे, और ये 13 अप्रैल को किया गया। ठीक है, और 2016 से आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2016 से रायसीन संवाद आयोजित किया जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द क्रिसमस पिग उपन्यास किसने लिखा है।
तो क्रिसमस पिग जो है वो J.K. राउलिंग ने लिखा है। आपको पता होना चाहिए, आपने एक मूवी देखी होगी, इंग्लिश मूवी है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर को भी इन्होंने ही लिखा था, J.K. राउलिंग ने, और द क्रिसमस पिग जो है वो भी इन्होंने ही लिखा है। अगर हम बात करें कि अरुंधति राय, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो इनकी भी 3 मुख्यतः पुस्तकें कई एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक पुस्तक इनकी ये है, ठीक है। और दूसरी पुस्तक क्या है अरुंधति राय की? तो दूसरी पुस्तक का नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये दूसरी बुक हो गई। एक बुक और जान जाते हैं जो कंपटीशन में आपके पूछा जा सकता है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये 3 पुस्तकें हो गई। कौन कौन सी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, अरुंधति राय की पुस्तक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 अप्रैल 2021 को किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की 1004वीं जयंती मनाई गई? तो वो हैं आपके रामानुजाचार्य। क्यों? क्योंकि ये 18 अप्रैल 1017 को पैदा हुए थे। और कहाँ पैदा हुए थे? ये हुए थे श्री पेरुम्बदूर, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रामानुजाचार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा ये 3rd वाला। और इसका फुल फॉर्म इसी में लिखा है, SISFS का फुल फॉर्म क्वेश्चन में ही है। और इसका काम क्या है? बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, ये करना है इनको, इकोसिस्टम को बूस्ट करना है। लॉन्च कब हुआ? 19 अप्रैल 2021 को, 2021 में 19 अप्रैल 2021 को ये लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी के द्वारा। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।